नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक साइंस का वर्ग 8 का क्लास 8 का साइंस का बुक देखेंगे, जिसमें पहला अध्याय है हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसमें हम लोग मुख्यतः देखेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन की किन किन विधियों का उपयोग हम लोग फसल उत्पादन में करते हैं, जिससे कि हमारा दैनिक जीवन चलता है, जिससे हमको भोजन प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे पहले है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, दूसरा है कृषि की पद्धति, तीसरा आधारिक फसल पद्धति, मिट्टी तैयार करना है, कृषि का औजार है, बुआई है, बीजों का चयन है, खाद एवं उर्वरक मिलाना है, सिंचाई करना है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं, सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं, खरपतवार से सुरक्षा है, कटाई है, भंडारण है, जंतु से भोजन बनाना है। तो इसमें सबसे पहला अध्याय है हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आइए देखते हैं कि क्या है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांची, बेलचा, हल इत्यादि। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो खुरपी, दरांची, बेलचा, हल, इन सब का उपयोग हम लोग किन किन चीज़ों में करते हैं। छात्रों, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों में भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से मिलते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। जो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? जब जीव जंतु कोई भी भोजन नहीं बना सकता तो उसका भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। इसमें सबसे पहले कृषि पद्धति। हम जो कृषि करते हैं उसकी क्या पद्धतियाँ? लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो हमने देखा कि पहले क्या था, 10,000 ईस्वी पूर्व तक पहले क्या था? मनुष्य घुमंतु था, मनुष्य घूमते रहता था। मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह घूम कर अपना भोजन और जीविका उपार्जन करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, उन्हें भोजन और आवास की आवश्यकता हुई। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, मांस खाते थे। तो इन्हीं कच्चे फल और सब्जियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खेती का आविष्कार हुआ और हम लोग खेती करने लगे। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम लोग इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के होंगे, और धान के फसल का उत्पादन कहने का अर्थ है कि सभी खेत में जो पौधे होंगे वे धान के होंगे। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है।
अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। तो हम लोग पहले देखेंगे खरीफ फसल किसे कहते हैं और रबी फसल किसे कहते हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा छात्रों, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक शुरू होती है। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल कहलाते हैं और इनका उत्पादन जो है मोटा मोटी जून से सितंबर के बीच में शुरू हो जाता है। दूसरा है रबी फसल। शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक उगाए जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। वैसा फसल जो नवंबर अक्टूबर में लगाया जाता है तथा मार्च और अप्रैल तक काट लिया जाता है उसको हम लोग रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अरबी रबी फसल के कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। आधारिक फसल पद्धति क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आधारिक फसल पद्धति क्या है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली और आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप और कृषि पद्धति जो आगे दिए गए हैं मुख्यतः उसे हम लोग आधारिक फसल पद्धति कहते हैं। धान को शीत ऋतु में ही क्यों उगाया जाता है? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है इसलिए हम लोग उसे वर्षा ऋतु में उगाते हैं। तो धान की फसल तैयार करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो पहले मिट्टी को तैयार करते हैं हम लोग, फिर बुआई करते हैं, फिर खाद एवं उर्वरक देते हैं, चौथा में सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, कटाई करते हैं और भंडारण करते हैं। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं पहले मिट्टी तैयार कैसे करना है। फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जुड़े भूमि में गहराई तक जा सकती है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। पोली का मतलब है कि भुरभुरा मिट्टी को जब हम लोग भुरभुरा कर देते हैं तो उसको हम लोग पोली मिट्टी कहते हैं। मिट्टी में रहने वाले केचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं। बार बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो हम लोग केचुए को किसान का मित्र कहते हैं क्योंकि यह मिट्टी को तैयार और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ जीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा गठित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि हमारे परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसे उलटने पुलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाता है और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पुलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पुलटने और पोला करने की प्रक्रिया जोताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो जाते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कृषि औजार। कृषि करने के लिए किन किन औजारों की आवश्यकता होती है।
अच्छे फसल के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल किसे कहते हैं दोस्तों? सबसे पहले हल हम लोग किसे कहते हैं? आज देखते होंगे ट्रैक्टर से खेती होती है, लेकिन पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में ट्रैक्टर जब नहीं था तो उस समय हल से खेतों की जुताई की जाती थी। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। इसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबा लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जोड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। दोस्तों, इसे हल इस प्रकार किसान खेत में जोत रहा है और ये हल होता है। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों में से कितने लोग हल को देखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुदाली एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अब एक कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर का उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। ये देखिए दोस्तों, ट्रैक्टर से अब खेती का काम या जुताई का काम किया जा रहा है। अब बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। तो हम लोग देखेंगे बीजों का चयन कैसे करना है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो हम लोग देखते हैं पानी में डाल के कि जो बीज नीचे बैठ गया उसमें से पौधा निकलने लायक है, और जो बीज पानी के ऊपर तैरने लगा समझ जाते हैं कि वो खोखला है, उसमें पौधा नहीं निकलेगा, उसे हम लोग बाहर कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग बीजों का चयन करते हैं। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, देखिए क्या होता है। ये क्रियाकलाप करना है। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगे? ये अभी हम बता दिए कि जो जल बीज के ऊपर तैरने लगता है वो खोखला होता है, उसमें से पौधा नहीं निकलता है। वैसे बीजों को बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। परंपरागत औजार क्या है? परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि ये कीप के आकार का औजार है। किसान जो है कीप में एक एक करके बीज डाल रहा है और बुआई कर रहा है। बीज को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरते हैं और ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। अब है सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। उसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने पर रोका जा सके। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। कम समय में हम ज़्यादा बीज लगा सकते हैं। हमारे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है, यानी पौधशाला का मतलब नर्सरी। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं, आइए देखते हैं। धान जैसे कुछ पौधों के बीज को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दिया जाता है। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधशाला का मतलब होता है बिचराड़ी। पहले हम छोटा सा क्यारी बनाते हैं, उसको तैयार करके उसमें बीज डालते हैं।
छोटा छोटा पौधा तैयार हो जाता है, तब हम उसको अलग खेत में रोपाई करते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत आवश्यक है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। आइए देखते हैं खाद एवं उर्वरक कैसे मिलाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। हम लोग खाद किसे कहते हैं? तो खाद वह पदार्थ है जिसे हम मिट्टी में मिलाकर मिट्टी में पोषक तत्व को बढ़ा सकते हैं या बनाए रखते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग खाद कहते हैं। मैंने खेत में उगने वाले स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ पौधों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होगा। फसलों के लगातार उगने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे एवं जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्ट के बारे में एवं केचुआ द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोगों ने देखा दोस्तों खाद कैसे मिलाना है, मिट्टी को कैसे तैयार करना है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचा वो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।